हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम हमारे संस्कृत के अलंकार कर रहे हैं। आज जो हमारा अलंकार है वो स्वभोक्तिक अलंकार है। ठीक है। और इससे पहले हमने हमारे 9 अलंकार कर लिए हैं। यदि उनके भेद देखें तो भेद के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन हमने जो मैन मैन अलंकार है उनका नाम उनके अनुसार ही हमने ये कर लिया है कि हमारा आज 10वां अलंकार है। वैसे तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद थे। ठीक है, वो अलग है, वो भेद थे। लेकिन मैन जो हमारे अलंकार है हमने 9 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 10वां अलंकार है। ठीक है। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप ये कहोगे कि हमें दोबारा समझाया जाए तो आपको दोबारा भी समझा दिया जाएगा। ठीक है। और स्वभोक्ति अलंकार, स्वभाव, इसमें एक शब्द है स्वभाव, यानी कि स्वभाव से पता चलता है कि नेचुरल, प्राकृतिक, यानी कि स्वभोक्ति अलंकार का इसमें मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का एज इट इज, जैसा वो है उसी तरह उसका वर्णन करना, उसी स्वभाव के साथ उसका सुंदर वर्णन करना क्या कहलाता है? स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है। इसमें समझने योग्य ऐसी कुछ बात नहीं है। स्वभावोक्ति अलंकार है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक नेचुरल या फिर प्राकृतिक या फिर अपने स्वभाव को दर्शाने वाला एक अलंकार है। ठीक है। तो इसका अलंकार का नाम है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार है। अब यदि इस शब्द को आप इसका संधि विच्छेद करोगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी संधि है। यदि आपने संधि वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले संधि वाली वीडियो देखो, क्योंकि क्या हो सकता है, क्या पता कि एग्जाम में स्वभावोक्ति ही शब्द दे दे और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है। संधि हमने करवा दी है, छंद हमने करवा दिए हैं। ठीक है। तो स्वभाव प्लस उक्ति। अब स्वभाव मैंने नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है भाई। उक्ति मैंने जो स्वभाव, उक्ति मतलब जो स्वभाव कहा जाए, भाई किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव कहा जाए, वहां स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, समझ गए। अब इसका हम लक्षण करेंगे। इसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसौ। स्वभावोक्ति रसौ चारु। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथा वद वस्तु। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावद वस्तु। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। यहां लिख देते हैं वर्णनम। ठीक है। तो स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम, या इसका कहने का यह मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु का, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु का या किसी जानवर का, ठीक है, या किसी पक्षी का स्वभाव, जैसे उसका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार सुंदर प्रकार से उसका यदि यथावत जैसा वह है ऐसा उसका वर्णन किया जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो वहां पर क्या होता है? हमारा स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। ठीक है। तो हर अलंकार का, मैंने पहले भी कहा था कि हर अलंकार का लक्षण कंठस्थ याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे लक्षण भी पूछा जा सकता है। ठीक। तो स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। ठीक है। यहां पर ये कह रहा है स्वभाव के अनुसार, प्राकृतिक या नेचुरल स्वभावोक्ति के स्वभाव के अनुसार किसी वस्तु का यथावत वर्णनम चारु कहा जाता है स्वभावोक्ति अलंकार। ठीक है।
यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का उसके स्वभाव के अनुसार सुंदर सुंदर प्रकार से उसका वर्णन किया जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो वहां पर हमारा क्या होता है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। वस्तु का स्वभाव के अनुसार, किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वभाव के अनुसार सुंदर तथा यथावत वस्तु, यथावत सुंदर सुंदर प्रकार से, यथावत यथावत मतलब होता है कि जैसा वह है वर्णन किया जाए, वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। समझ गए? स्वभाव के अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु का सुंदर सुंदर या फिर यथावत, भाई यथावत जैसे वस्तु है उसके अनुसार उसका वर्णन किया जाए, तो वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण करेंगे। उदाहरण है हमारा कुरंगई रुत अंगाक्षी अंगाक्षी शतपथ रुत अक्षांशी शतपथ कर्णई रुत अंगाक्षी शतपथ कर्णई रु दीक्षते। रुत अंगाक्षी शतपथ कर्णै रुदीक्षते। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण है। इसको पहले तो आराम से आप इसका वाचन करो, इसका तोड़ के भी, यानी कि संधि विच्छेद या संधि करके भी आप यहाँ इसका अलग से कर सकते हो उदाहरण वाचन। कुरुंगहे उत्तर अंगाक्षी शतपथ कर्णै रुदीक्षते। समझ गए? कुरुंगहि उत्तर अंगाक्षी शतपथ कर्णै रुदीक्षते। यहाँ पर जो हिरण है, हिरण के बारे में यहाँ पर उसका स्वभाव का वर्णन किया गया है कि जो हिरण का स्वभाव है वो कैसा होता है। और हमने पहले ही बताया था कि किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव के अनुसार सुंदर और यथावत वस्तु उसका वर्णन करना क्या कहलाता है, स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जो हिरण है, हिरण जो है अपने नेत्रों को हमेशा ही, हिरण जो है अपने नेत्रों को चंचल करके तथा कानों को निश्चल करके ही क्या करते हैं, देखते हैं। हिरण जो हमेशा है अपने कानों को कर्णई, कुरंगई यानी कि हिरण, हिरणों के द्वारा, कुरंगई यानी कि हिरणों के द्वारा, कर्णई कानों से, हिरणों के द्वारा कानों से, ठीक है, कानों को शतबद्ध यानी कि निश्चल करके, अंगाक्षी और नेत्रों को चंचल करके। यहां पर ये कह रहा है जो हिरण क्या होते हैं, हिरण जो है हमेशा ही अपने नेत्रों को चंचल करके और अपने कानों को निश्चल करके ही देखते हैं। कर्णै रुद्ध इक्षते, इक्षते मतलब यहां पर देखना। कुरंगई हिरणों के द्वारा अपने नेत्रों को निश्चल करके, कानों को
नेत्रों को चंचल करके, कानों को निश्चल करके हमेशा देखते हैं। ये हिरणों का यहाँ स्वभाव के बारे में बताया गया है। जो हिरण होते हैं, हिरणों के जो नेत्र होते हैं वो चंचल होते हैं। वो हिरण जो है हमेशा ही अपने नेत्रों को चंचल मतलब घुमाते रहते हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, क्योंकि शिकारी से सबसे ज़्यादा हिरण कोई भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ हिरण का स्वभाव बताया गया कि हिरण सबसे ज़्यादा कैसे डरे रहते हैं एक शिकारी के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि जो कुरंगई यानी कि हिरण अंगाक्षी नेत्रों को चंचल करके, कर्णई कानों को निश्चल करके, इक्षते यानी कि देखते हैं। यहाँ पर हिरण के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि कुरंगई रुद्र अंगाक्षी कुरंगई हिरणों के द्वारा उत्तर, यहाँ पर जो ये कुरंगई उत्तर यानी चंचल अंगाक्षी अंगों को हिरणों के द्वारा नेत्रों को चंचल करके, कर्णई रुदिक्षते शतबद्ध कानों को निश्चल करके देखते हैं। यहाँ पर हमेशा ही क्या कहते हैं, हिरण हमेशा ही अपने नेत्रों को चंचल करके और कानों को निश्चल करके ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह हिरण का स्वभाव बताया गया है। जो हिरण है के स्वभाव का सुंदर तथा यथावद वर्णन किया गया है। ठीक है, स्वभावोक्ति रसो चारु यथावद वस्तु वर्णम, ये कह रहा है कि स्वभावोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु का सुंदर तथा यथावत वस्तु वर्णन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हिरण का स्वभाव का सुंदर और यथावत वस्तु वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, कुरुंगे रुद्र अंगाक्षी शतपथ कर्णई रुदिक्षते, समझ गए। तो अब हम हमारा अगला उदाहरण करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। अगला उदाहरण है यदा लोके, अगला उदाहरण है यदा लोके सूक्ष्म यदा लोके सूक्ष्मं वर्जति, यदा लोके सूक्ष्मं वर्जति सहसा तद विपुलतम, यदा लोके सूक्ष्मं वर्जति सहसा तद विपुलताम, यदा लोके सूक्ष्मं वर्जति सहसा तद विपुलताम। यहाँ पर यदा लोके मतलब संसार में, सूक्ष्मं वर्जति यदा लोके संसार में, सूक्ष्मं वर्जति सहसा तद विपुलताम। यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब छोटे, ठीक है, सूक्ष्म का मतलब छोटे, विपुलताम का मतलब बड़े। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, यदा लोके वे इस संसार में, दूर किसी वस्तु के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है। यदा लोके सूक्ष्म वर्जति, यदा लोके सूक्ष्म वर्जति सहसा तद विपुलताम। यहाँ पर उस वस्तु के बारे में ये बता रहा है कि जब हम किसी भी
साधन पर या किसी भी प्रकार की गाड़ी बस या रेल में हैं तो आपको इतनी जो हमसे सबसे ज़्यादा दूर है वो वृक्ष आपको बहुत दूर दिखाई देते हैं, ठीक है। और वहाँ से देखने पर वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। दूर से किसी भी वस्तु को देखने पर वह वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वह अचानक हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। यहाँ पर उस वस्तु का वर्णन किया गया है, उस वस्तु का स्वभाव बताया गया है कि यदा लोके कि इस संसार में सूक्ष्मम वर्जती, कि दूर से देखने पर जो वस्तु सूक्ष्म यानी छोटी दिखाई देती है, सहसा अचानक, तद विपुलतम, पास जाने पर वह बड़ी हो जाती है। समझ गए, बड़ी क्या हो जाती है, बड़ी दिखाई देने लगती है। कि इस संसार में दूर से देखने पर वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, सहसा तद विपुलतम, लेकिन उसके पास जाने पर वह अचानक ही हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। समझ गए, तो यहाँ पर यही बताना है, उस वस्तु का वर्णन किया गया है, ठीक है, और उसके स्वभाव के अनुसार बताया गया है कि यदा लोके, इस संसार में सूक्ष्मम, दूर से देखने पर सूक्ष्मम वर्जती, कोई भी वस्तु छोटी दिखाई देती है, सहसा अचानक, तद विपुलतम, उसके समीप जाने पर वह बड़ी दिखाई देने लगती है। समझ गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसे आगे वाला करेंगे। आगे हमारा उदाहरण है कि ग्रीवा भंगा विरामम, ग्रीवा भंगा विरामम, ग्रीवा भंगा विरामम, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपत्ति, मुहुर्नुपत्ति, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपत्ति, चंदने चंदने बद दृष्टि, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपत्ति चंदने बद दृष्टि, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपत्ते चंदने बद दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट, पश्चात अधेन, पश्चार्धेन प्रविष्ट है, ग्रीवा भंगा विराम मुहुर्नुपत्ति शंधने वद दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट है, सरपतन भयाद, सरपतन भयाद भूयसा, भूयसा पूर्व कायम, ग्रीवा भंगा विराम मुहुर्नुपत्ति चंदने वद दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट है, सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम। ठीक है, तो वैसे तो ये उदाहरण जो है, ये श्लोक जो है और भी बड़ा है, इसके दो चरण और रहते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि अलंकार वो पूरे श्लोक से भी देख पूछ सकता है, और अलंकार वो क्या है, एक चरण से भी देकर वो पूछ सकता है, या फिर एक ऐसा शब्द दे सकता है कि उस शब्द में अलंकार कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने सलेश अलंकार किया था, उसमें प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, वहाँ पर जो विधौ शब्द था उसी में क्या है, सलेश अलंकार है। ठीक है, तो आपको एक शब्द दे सकता है, आपको पूरा श्लोक दे सकता है, या फिर आपको एक पूरा चरण दे सकता है। ठीक है, तो इन दो चरणों के माध्यम से ही हम पता करेंगे कि यहाँ पर स्वभोक्ति अलंकार कैसे है। ये अभिज्ञान शाकुंतल से लिया हुआ एक उदाहरण है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया उदाहरण है, और यह अभिज्ञान शाकुंतल में जब कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत शिकार करते हुए एक मृग का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे रथ में दौड़े चले आते हैं। ठीक है, तो वो
जो मृग है वो कण्व ऋषि के आश्रम में उपवन में जाकर घुस जाता है। लेकिन वहां पर जो ऋषि कण्व ऋषि के जो आप शिष्य हैं वो आते हैं और वो उस मृग को बचा लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो दुष्यंत का जो सारथी होता है वो मृग के बारे में, जब मृग रथ के आगे आगे भाग रहा है तो वो कैसा वर्णन करता है वहां पर ये ऐसे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीवा भंगाभिरामम मोहनोपत्ति शंदने बद दृष्टि। ग्रीवा भंगाभिरामम, यहाँ पर कहता है कि जो मृग है ग्रीवा गर्दन को, भंगाभिरामम गर्दन को क्या है, गर्दन को भंगाभिरामम पीछे की तरफ करके, ग्रीवा भंगाभिरामम मोहनोपत्ति, यहाँ पर मृग कह रहा है कि मृग अपनी गर्दन को तिरछा करके, मोहनोपत्ति शंदने बद दृष्टि, वो कहता है कि जो मृग है अपनी गर्दन को तिरछा करके, शंदने बद दृष्टि मोहनोपत्ति, बार बार शंदने बद दृष्टि, अपनी दृष्टि को रथ की तरफ लगाए हुआ है। मृग सीधा भाग रहा है, लेकिन सीधा भागते भागते वो क्या कर रहा है, अपनी गर्दन को तिरछा ऐसे करके और ऐसे देख करके रथ की तरफ वो भाग रहा है। ठीक है, तो ग्रीवा भंगाभिरामम मोहनोपत्ति, वो कह रहा है, सारथी कह रहा है दुष्यंत से कि हमारे रथ के आगे जो मृग भाग रहा है उसका स्वभाव का वर्णन करने के लिए वो क्या कर रहा है कि मृग जो है आगे न देख करके गर्दन को तीछा करके रथ की तरफ दृष्टि लगाए हुए भाग रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है सर्पतन भ्याद भूषा पूर्वकाम। पश्चात अर्धेन, यहाँ पर ये कह रहा है गर्दन को तो तिरछा करा हुआ है, लेकिन अपने पीछे वाले भाग को आगे की तरफ मोड़ करके, पीछे वाले भाग को आगे की तरफ घुसा करके, आगे शरीर की तरफ घुसा करके सर्पतन भ्याद यानी कि बाण लगने के भय के कारण भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि जो मृग है वो गर्दन को तिरछी करके बद दृष्टि, रथ पर दृष्टि लगाए हुए बार बार भाग रहा है। और फिर कह रहा है कि पश्चात अर्धेन प्रविष्ट है, पीछे के शरीर के भाग को प्रविष्ट है, प्रवेश करवा के, सर्पतन भ्याद बाण लगने के भय से भूषापूर्वक कायम, यहाँ पर कह रहा है कि मृग जो है अपने पीछे शरीर के पीछे वाले भाग को आगे वाले भाग की तरफ घुसा करके कि कहीं बाण ना लग जाए। ठीक है, आगे की तरफ घुसा करके वो भाग रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो इसने वर्णन किया है वो मृग का स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, और सुंदर प्रकार से किया है, और जैसे वो भाग रहा वैसे उसने किया है। ठीक, तो अब आप उसमें देखोगे कि जो हमारा स्वभोक्ति अलंकार है ये क्या कहता है कि यथावत सुंदर और वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यथावत वस्तु यानी कि मृग का वर्णन किया गया है। कह रहा है कि मृग जो है आगे की तरफ भाग रहा है, लेकिन बार बार हमारे रथ की तरफ दृष्टि लगाए हुए गर्दन को तिरछा करके भाग रहा है, और बाण न लग जाए इस डर के कारण अपने पीछे वाले शरीर को आगे वाले शरीर में घुसा करके भाग रहा है। ठीक है, ये और भी दो और चरण है इसके, लेकिन हमें इस चरण से भी ये पता लग रहा है कि यहाँ पर स्वभाव के अनुसार वर्णन किया जा रहा है, और इससे भी यहाँ पर ये पता लग रहा है कि यहाँ पर स्वभाव के अनुसार मतलब स्वभाव के अनुसार है, तो ये स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो आप समझ गए, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का यथावत वस्तु और सुंदर तरीके से वर्णन करना ही हमारा स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे उदाहरण है हमारा, कहता है अर्धपीत स्तनय, अर्धपीत स्तनय, अर्धपीत स्तनय मातुराम, अर्धपीत स्तनय मातुराम
मातुराम अर्ध क्लिष्ट मातुराम अर्ध क्लिष्ट के श्रम अर्ध पीच तनह मातुराम अर्ध क्लिष्ट के श्रम प्रकीडितुम पर क्रीडितुम सिंह शिशु अर्ध पीच तनह मातुराम अर्ध क्लिष्ट के श्रम प्रकीडितुम सिंह शिशु बलात्करेण बलात्करेण कृष्यति अर्धपीस्तन है मातुराम अर्ध क्लिष्ट है केसरम प्रकीडितुम सिंह शिशु बलात्करेण कृष्यति। यहाँ पर जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र होता है, भरत नाम जिसका होता है, यहाँ पर भरत के स्वभाव के बारे में कहा जा रहा है कि भरत ने किस प्रकार से एक शेर के बच्चे को अपनी माँ का पूरी तरह दूध भी नहीं पीने दिया और उसके बालों को केसर यानी कि उसके बालों को पकड़कर खेलने के लिए उसे खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतल से लिया हुआ ये आप श्लोक है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल में जो दुष्यंत और शाकुंतला का जो पुत्र होता है जिसका नाम भरत होता है, उसके स्वभाव का यहाँ वर्णन किया गया है कि वो जो बच्चा है वो अर्धपीत स्तन है, आधे पिए हुए स्तनों को मातुरार्ध क्लिष्ट माता से क्लिष्ट मतलब केसरम माता से मतलब अभी तक उसने पूरा दूध भी नहीं पिया है, आधे पिए हो स्तनों को केसरों से पकड़कर मातुराम अर्ध क्लिष्ट माता से मतलब मातुराम अर्ध क्लिष्ट है, माता का वो दूध पी रहा है और अभी तक उसने पूरा दूध नहीं पिया है और वो केसर यानी कि बालों को पकड़ करके प्रकीडितुम खेलने के लिए सिंह शिशु यानी शेर के बच्चे को बलात्करण मतलब आप कह सकते हो पूरे जोर लगाकर, बलात्करण मतलब पूरा जोर लगाकर के कृष्टि खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वो बच्चा है वो शेर के बच्चे को जिसने अभी तक अपनी माता का अर्धपीत स्तन है, अभी तक पूरा दूध नहीं पिया है, आधा ही दूध पिया है, कलिष्ट यानी के केसरम प्रकीडितुम वो है शेर के बच्चे को अभी जिसने अपनी माता का दूध अभी तक पूरा नहीं पिया है, ठीक है, वो खेलने के लिए बालों को पकड़कर यानी उस शेर के बच्चे के बालों को पकड़ करके बलात्करण कृष्यति खेलने के लिए बलात्करण कृष्यति मतलब आप कह सकते हो कि बलात् यानी कि जोर जबरदस्ती कर रहा है उसे, मतलब उसको बलपूर्वक प्रकार से खींच रहा है, ठीक है। क्योंकि शेर का बच्चा तो अभी छोटा है और भरत जो है शेर के बच्चे से बड़ा है, ठीक है, इसलिए वो बलपूर्वक उसे क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप हिंदी अपने आप से भी यदि आपको हर शब्द का मीनिंग का पता है तो आप हिंदी अपने आप से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना जरूरी है कि हाँ हमने हिंदी तो बना ली है लेकिन यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कैसे है, ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये कह रहा है शेर के बच्चे का यानी कि बच्चे का यहाँ स्वभाव का वर्णन कर रहा है, वो बच्चा जो अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला का बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, शेर का बच्चा है एक जो अपनी माता का दूध पी रहा है और अभी तक उसने अपनी माता का दूध पूरी तरह से पिया नहीं है, आधा ही पिया है, ठीक है, स्तन को आधा ही पिया है। तभी वो क्या करता है, वो बच्चा उस शेर के बच्चे को
बालों से पकड़कर बलपूर्वक खेलने के लिए खींच रहा है। समझ गए? अपने साथ खेलने के लिए वो बलपूर्वक उसके बालों को पकड़कर खींच रहा है, लेकिन शेर का बच्चा जिसने अभी तक आधा ही स्तन पिया है वो दूध पीना चाहता है और वो बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर बच्चे की क्या है, चेष्टाओं का स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए हो। अर्धपीत स्तन है जिसने अभी तक आधा ही स्तन पिया है। मातुर अमार्द क्लिष्ट, माता का केशरम यानी के बालों को प्रकीर्णितुम खेलने के लिए शिशु शेर के बच्चे को बलात्करेण बलपूर्वक कृष्टि खींच रहा है। जिसने अभी तक अपनी माता का आधा दूध ही पिया है, आधा स्तन ही पिया है, उस शेर के बच्चे को वह भरत नाम का बच्चा जो अभिज्ञान शकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, वह उस शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ठीक है, अपनी माता के पास से बलपूर्वक वो खींच रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये स्वभोक्ति अलंकार है। तो आपको पता चल गया होगा अब स्वभोक्ति अलंकार क्या होता है। ठीक है, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का यथावत वस्तु का सुंदर और यथावत जो है वर्णन किया जाए, वहाँ पर हमारा स्वभोक्ति अलंकार होता है। इसका लक्षण सबसे पहले हमने लक्षण किया। स्वभोक्ति का मतलब ही स्वभाव है, प्राकृतिक है, नेचर है। ठीक है, तो स्वभोक्ति का हमें लक्षण किया, स्वभोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। ठीक है, उसके बाद हमने उदाहरण किए और हर उदाहरण में हमने ये बताया है कि किस व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव के अनुसार यहाँ वर्णन किया गया है। मृग का, हिरण का कैसे वर्णन किया गया है, यहाँ पर बच्चे का कैसे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हमारा ये स्वभोक्ति अलंकार था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट इसके उदाहरण बन रहे थे वो हमने यहाँ कर लिए हैं। ठीक है, यदि कुछ रहता भी है तो आप भी कोशिश करो, उदाहरण को उठाओ और उस उदाहरण की हिंदी बनाओ और आप देखो कि उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अलंकार आपका कंट्रोल में आता रहेगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।